एमपीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 10 यूनिट है। उन 10 यूनिट में से एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 7, जो कि रिलेटेड है किससे, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर सेक्शन से। आपको पता होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में तो यूनिट 7 है साइंस से रिलेटेड, लेकिन एमपीपीएससी के मेंस में अगर देखें तो पेपर 3 जो कि बेसिक साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनर्जी, एनवायरनमेंट, ये सारे सेक्शन भी आपके पेपर 3 में जो कि मेंस में भी आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7, जो कि आपको पूरे इसके सारे लेक्चर्स आपको सिस्टमेटिक रूप से डिटेल एनालिसिस के साथ में आपको इसी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होंगे। हमारा तरीका जो रहेगा वो यूनिट 7 को इस तरह से समझने का रहेगा कि हम इसको इसका अप्लाइड पार्ट भी हम पढ़ सकें साथ साथ, और कंसेप्ट इस तरह से क्लियर कर सकें ताकि आपको मेंस में भी इसकी सहायता मिल सके आपको। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट 7 का सिलेबस, फिर हम एक एक करके टॉपिक वाइज हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिलेबस में। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट 7 में सिलेबस में पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। अब विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में आपको क्या पढ़ना है, तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, जो बेसिक सिद्धांत है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का हो गया, कैपिलरी एक्शंस का हो गया, सरफेस टेंशन का हो गया, प्रेशर, फोर्स, ये सारी चीज़ें, न्यूटन के गति के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, इन सब को हमको पढ़ना है यूनिट 7 के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत। अब इन जो हमने सिद्धांत की बात करी है, इन सिद्धांत को हमको केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में आपको पता होगा कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हर जगह साइंस के ये सिद्धांत काम करते हैं। तो हमको इनका दैनिक यूज़ भी हमको पढ़ना है। दैनिक यूज़ कैसे, तो देखिए आप यूपीएससी का अगर लास्ट ईयर के पेपर निकालेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि पौधे जड़ के द्वारा पानी खींचते हैं और उसको तने और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा लालटेन में एक कॉटन की रोल रहती है, उसमें एक तरफ तेल रखता है और दूसरी छोर तक तेल पहुंच जाता है। इसके अलावा जो स्पंज होता है ना, स्पंज जो पानी सोखता है, ये तीनों किस सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कैपिलरी एक्शन, है ना, फाउंटेन पेन किस तरह से काम करता है। इसके अलावा चलती हुई बस में अगर आप चढ़ते हैं तो कौन सी एक्शन होगी, है ना, या चलती हुई बस एकदम से रुक जाए तो आप पीछे की तरफ धकेल जाते हो, ये किस तरह से क्या होता है, ये सारे सिद्धांत को आपको अप्लाइड पार्ट में करना है, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर सीधा दे रखा है भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। अब भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान में यहाँ पर हमको स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, यहाँ से रिलेटेड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम बात कर सकते हैं इसरो की, हम बात कर सकते हैं डीआरडीओ की, हम बात कर सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, इंडियन काउंसिल ये एग्रीकल्चर रिसर्च की, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून बेस्ड है। इस तरह के बहुत सारे जो हमारे यहाँ साइंस से रिलेटेड जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है उनके बारे में हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। इसके साथ साथ उनकी क्या क्या उपलब्धियाँ रही है। अब अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बात करी कि स्टूडेंट का मेन फोकस इस पर्टिकुलर यूनिट में केवल स्पेस से रिलेटेड साइंस इंस्टीट्यूट पे ध्यान देता है कि इसरो और डीआरडीओ ये पढ़ लिया और उन्होंने कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए उसके बारे में पढ़ता है। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ बेसिक साइंस इंस्टीट्यूट, जैसे कि अगर आप देखें कोविड टाइम पीरियड में हमारे यहाँ एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है, पूना की, है ना, आधार पूनावाला जी की, जिसकी स्थापना साइरस पूनावाला ने की थी। इस तरह की कई इंस्टीट्यूट, जैसे कि ग्लोबल में देखें तो गावी जो कि ग्लोबल वैक्सीन, ग्लोबल लेवल पर वैक्सीन को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, है ना। तो इस तरह के कई छोटी छोटी इंस्टीट्यूट भी हमको उस पर ध्यान देना है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात हुई है। उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में यहाँ पर हमको पढ़ना है, एक तो हमारा जो सैटेलाइट, जो कि हमारा स्पेस अगर हम देखें तो भारत ने 1947 में आज़ाद होने के बाद में जिस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे ज़्यादा वर्क किया है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारा, वो हमारे लिए एक प्राउड का विषय है, वो है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी,
है ना, जो कि विक्रम साराभाई के नेतृत्व में चालू हुई थी, और आर्यभट्ट जो कि हमने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसके बाद में सिस्टमेटिकली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम चूँकि जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसमें GSLV की तरफ भी बढ़ गए हैं, और आज की पहले हम क्या करते थे, दूसरे देशों के लॉन्च व्हीकल के द्वारा हमारे सैटेलाइट लॉन्च करते थे, लेकिन अब हम इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा, सिंगापुर और यहाँ के सैटेलाइट जो है हमने लॉन्च किए थे। तो एक तो आपको हिस्ट्री देखना है आपको कि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने किस तरह से डेवलपमेंट किया है, इसके साथ साथ कुछ करंट हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने कुछ नए जो अचीवमेंट हासिल किए और कुछ आगे जो हासिल करने का हमारा प्लान है, उनके बारे में भी हमको इस यूनिट में पढ़ना है। जैसे कि अगर बात करें तो हमने चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान मिशन, है ना, इसके अलावा अगर फ्यूचर में देखें तो आदित्य L1 जो कि हम सूर्य के कोरोना के लिए हम लॉन्च करने वाले हैं, इसके अलावा गगनयान, है ना, इस तरह के कई मिशन जो हम आगे भी लाने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए, उनके बारे में भी आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड बात करते हैं पॉइंट में, तो वो है हमारा पर्यावरण और जैव विविधता। अब यहाँ पर बात करें पर्यावरण और जैव विविधता, तो इस सेक्शन को हमारा पढ़ने का प्रयास इस तरह से रहेगा कि आपका कुछ पोर्शन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है वो भी आपका साथ साथ यहाँ पर कवर हो। पर्यावरण का बेसिक यानी कि उसमें लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इसके अलावा पर्यावरण के अलावा जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता जैसा कि आपको पता है कि जो भी वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी पाई जाती है उसको हम जैव विविधता बोलते हैं। फिर जैव विविधता के कौन कौन से स्तर होते हैं, इकोलॉजिकल स्तर होता है, आपका कम्युनिटी वाला स्पीसीज वाला स्तर होता है ना, ये सारे स्तर पढ़ना है। फिर उसके बाद में उसके कंजर्वेशन के लिए दो तरह की मेथड होती है, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में अगर कोई एनिमल पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जो उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहीं पर सर्वाइव कर सकता है तो उसको वहीं पर सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई आपकी। और वैसे ही हम बात करें एक्स सीटू कंजर्वेशन की, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में कोई एनिमल अगर किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम किसी दूसरी जगह पर उसको भेजते हैं। उसमें में जर्म प्लास बैंक आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल जू आ जाएगा। तो यहाँ पर तो बेसिक साइंस तो इससे रिलेटेड हो गया है ना, लेकिन हम जैसे कि इन सीटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हम ये थोड़ा सा पार्ट इसका इंडियन ज्योग्राफी का भी ऐड करेंगे इसी पर्टिकुलर सेक्शन में, कि जिससे आपको ये भी पता लगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनकी लोकेशन क्या है, उनकी क्या क्या खास विशेषता है। उसमें हम इंडिया और MP दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करें इकोसिस्टम की, है ना, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में आपको यहाँ पर सारी फूड चेन के बाद में फूड वेब के बाद में यहाँ पर आप खाद्य जाल हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई, और इसके साथ साथ जो हमारे जो इकोसिस्टम है वहाँ पर एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है कि जैसे कोई एनिमल पेड़ पौधों को खाता है, फिर उस एनिमल को कोई दूसरा जानवर खाता है, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह से होता है और पूरी एनर्जी किस तरह से सिस्टम में बनी रहती है, ये सारी चीज़ें हम इस पारिस्थितिक तंत्र में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो है ज्योग्राफी की भी ऐड करेंगे, जैसे कि आपका कार्बन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, और कुछ इकोसिस्टम से रिलेटेड जैसे वेटलैंड इकोसिस्टम, है ना, ये सारी चीज़ें भी हम इसी में पर्टिकुलर सेक्शन में इंक्लूड करेंगे, जो कि आपको ज्योग्राफी में भी हेल्पफुल रहेगी, है ना। फिर इसके बाद में अगला यूनिट आता है इसमें पोषण, आहार और पोषक तत्व। अब पोषण, आहार, पोषक तत्व इसका इसलिए आपकी एग्जाम में ज़्यादा इस बार इम्पोर्टेंस रहेगा क्योंकि आपने देखा होगा कोविड टाइम पीरियड में कई लोग यानी कि मैक्सिमम सभी लोग जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, वो सप्लीमेंट्स ले रहे थे, विटामिन्स की गोलियां ले रहे थे, अपनी डाइट जो है बैलेंस डाइट जो हम जिसकी बात करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब बराबर अमाउंट में रहे, उस पर ध्यान दे रहे थे। तो इसलिए ये बार बार जो है पोषण आहार से रिलेटेड न्यूज़ जो है पिछले 2-3 साल में लगातार साथ में चलती रही है ना। लेकिन आपको एक बता दें कि इम्यूनिटी जो है वो केवल खाने पीने से नहीं बढ़ती है, इम्यूनिटी के साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होती है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज आप कितनी कर रहे हैं,
इसके अलावा आप कितना सो रहे हैं, है ना, आपकी स्लीपिंग हैबिट जो है वो कैसी बनी हुई है, अदर हैबिट कैसी बनी है, और साथ साथ आप डाइट कैसे ले रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है इस पर्टिकुलर पोर्शन में, जिसमें हम सारे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, जो कि ह्यूमन बीइंग को अपनी एनर्जी के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए जो जो आहार की ज़रूरत होती है, पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उन सबको हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ये सारा पोर्शन जो है आपका आएगा पोषण आहार और पोषक तत्व में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। फिर अगली यूनिट जो बात कर रहे हैं इसी में, वो आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर संरचना। मानव शरीर संरचना में देखें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे कि आपको मालूम है शरीर की बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सेल बनाती है आपकी टिश्यूज, टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गेनल, ऑर्गन्स, सारे बहुत सारे ऑर्गन मिलके फिर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, और इन सिस्टम के हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा काम करता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा काम करता है, ये सारे सिस्टम्स जो है हम इस पर्टिकुलर पोर्शन में पढ़ेंगे। इसी में हम सारे आपके हार्मोन, एंजाइम, ये सारी जो केमिकल्स होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे कि इनका हमारे शरीर में क्या योगदान रहता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जनरली ये हमारे सिविल सर्विस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ह्यूमन फिजियोलॉजी, लेकिन जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर देश को जानना है तो आप संविधान को पढ़िए, देश की ज्योग्राफी को पढ़िए और देश के इतिहास को पढ़िए, है ना। वैसे ही हमारे शरीर के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, और उस शरीर की पूरी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिलेगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में। क्लियर। फिर इसके बाद में बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है इसी में यूनिट 7 में, वो आता है कृषि उत्पाद तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई जो टेक्निक्स है और कौन सी परंपरागत टेक्निक्स है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सारी चीज़ें है ना, किस तरह से कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, किस तरह से कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्या क्या तकनीकें यूज़ की जाती है, वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में पढ़ेंगे। और इसी में एक पर्टिकुलर सेक्शन है आपका कौन सा, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। आपने देखा होगा आपके घर में अचार, मुरब्बा, टोमेटो सॉस यूज़ करते हैं आप, है ना। ये सब क्या है, फूड प्रोसेसिंग का एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि एक हम रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने टोमेटो लिया और टोमेटो से हमने सॉस बनाया, ठीक है। अब सॉस बनाते हैं या अचार बनाते हैं तो उसको हम कई समय तक उसको यूज़ करते हैं, बड़े समय तक यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मली हम टमाटर को ऐसे ही रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो हम इस खाद्य प्रसंस्करण में की टेक्निक तो पढ़ेंगे, लेकिन इसको साथ साथ हम उसमें प्रिजर्वेशन के लिए, है ना, कि उस खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है जिससे कि अचार, मुरब्बा या टोमेटो सॉस लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, ये सारी चीज़ें भी आप इस खाद्य प्रसंस्करण वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम देखें इंडिया में अभी जॉब में, मार्केट में देखें तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग जो सेक्शन है वो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी मेगा फूड पार्क जैसी कई स्कीमें लॉन्च कर रही है। और आपको पता होगा कि हमारे देश में अनाज और सब्जियों का बहुत बड़ा पोर्शन नष्ट हो जाता है, जबकि हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन हम क्या है, हमारे साथ समस्या ये है कि हम अनाज को या फल सब्जियों का प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन उसको सुरक्षित नहीं रख सकते, है ना। तो उसके लिए कोल्ड चेन, एक कोल्ड स्टोरेज के लिए एक श्रृंखला बनाने की बात भी इसी में हम पढ़ेंगे, कोल्ड खाद्य प्रसंस्करण पूरे सेक्शन में। क्लियर। फिर इसके बाद में अगली यूनिट आती है आपकी कौन सी, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम अगर हम देखें तो इसमें स्वास्थ्य नीति में क्या क्या आएगा। स्वास्थ्य नीति में अगर हम देखें तो भारत की मेन समस्या क्या कौन सी है, एक तो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, इसके अलावा कुपोषण की समस्या, कुपोषण की समस्या भी बड़ी पैमाने में। फिर उसके बाद में देखें तो भारत की जो मैक्सिमम गर्ल्स है वो एनीमिक है ना। तो इन सब समस्या, फिर उसके बाद में कई जो बीमारियां है ना, जैसे कि जिसके लिए वैक्सीन हम बार बार करें, जैसे पोलियो से भारत पहले ग्रसित था, पोलियो के लिए हमने अभियान चलाया, चिकन पॉक्स के लिए अभी अभियान चल रहा है। फिर इस तरह से कई सारे
बीमारियां जो भारत को प्रभावित करती है, ये सारी चीज़ें इन स्वास्थ्य नीतियों में कवर होती है। ठीक है, तो भारत में स्वास्थ्य पॉलिसी में जैसे कि मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए जननी सुरक्षा योजना है ना, जननी सुरक्षा योजना जैसी, यानी कि क्या कि भारत में मातृ मृत्यु दर बढ़ने का कारण क्या था? मातृ मृत्यु दर बढ़ने का कारण केवल एक ये था कि एक तो गरीबी हो गई, दूसरा जो डिलीवरी होती थी महिला की वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का अभाव रहता था, है ना। जनरली वो दाई से इनसे ही डिलीवरी कराती थी, जिसके कारण उसके मरने का खतरा रहता था। इसके अलावा बाल विवाह, तो उसको रोकने के लिए फिर जननी सुरक्षा योजना चलाई। इसी तरह की कई स्कीमें हम इसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम में पढ़ना है। इसी में हम स्वास्थ्य कार्यक्रम में जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने बीमा योजनाएं भी कई चलाई, जैसे कि एक आयुष्मान भारत योजना है ना, जो कि हर परिवार को 5 लाख का बीमा अवेलेबल कराती है। गरीब परिवारों को 5 लाख का बीमा अवेलेबल कराती है और उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो स्कीमें आती है हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी पोर्शन हम इसमें स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम में कवर करेंगे। इसके अलावा बात करें तो यूनिट 7 में लास्ट पॉइंट आता है आपका प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। ठीक है, यहाँ पर हम सारे तरह के पॉल्यूशंस, चाहे साउंड का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब तरह के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये प्रदूषण होते कैसे हैं, इन प्रदूषण के कारण क्या है, इनको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है और इनका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन सी इन पर्यावरणीय या फिर ह्यूमन मेड कौन कौन सी आपदाएं आई है, जैसे चेरनोबिल आपदा थी आपकी, है ना। इसके अलावा फुकुशिमा अभी जापान में परमाणु रिएक्टर में की आपदा आई एक। फिर हमारे भोपाल में अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की जो है, मिग गैस की जो है लीकेज के कारण 1984 में एक बड़ी आपदा आई थी। इन सब आपदाओं को हमको डिटेल एनालिसिस करना है कि ये आपदा किससे रिलेटेड थी और ऐसे आपदाओं को फ्यूचर में आने से रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, जैसे NDRF हो गई या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमने कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, ये सारी चीज़ें भी इसी में आएगी। तो आज तो हमने समझा है पूरा यूनिट 7। यूनिट 7 में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो ये था हमारा यूनिट 7 का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम प्रीलिम्स को थोड़ा सा मेंस के साथ में लेके चलेंगे, है ना, और उसको थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेट भी हम करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इस चैनल में आपको सारे लेक्चर तो आपको मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसी में आपको इसके नोट्स भी आपको साथ साथ अवेलेबल कराए जाएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक MCQ का सेट भी आपको यहाँ पर डिस्कस लगातार आपके साथ में किया जाएगा। तो फिर आप रेडी हो जाइए यूनिट 7 को डिटेल एनालिसिस के साथ में पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।